हाँ हाँ, मुझे एक मैसेज भेजिए प्लीज, मैं लाइव। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं सुभाष शिर्के जी, वरिष्ठ पत्रकार, और महाराष्ट्र की ताजा स्थिति पे वो विस्तार से हमें बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव 20 को हुआ, रिजल्ट 23 को आया, 26 को असेंबली डिसॉल्व हो गया, और आज 2 तारीख तक वहां ना मुख्यमंत्री का नाम आया, ना ही असेंबली का गठन की बात आई, और ना ही कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री कब ओथ लेंगे, सिर्फ डेट आ रहा है। 1 को मीटिंग है तो 2 को मीटिंग है तो 5 को ओथ ले सकते हैं तो 4 को ओथ ले सकते हैं। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के ये दावा पे दावा किए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कैसे भैया, ये तो हमारे कारण हुआ, हम कैसे मान जाए। जबकि एक नाथ शिंदे बड़े चालाकी से कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो अगर जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह जी जिसका नाम कह देंगे हम उनके साथ हैं। पर दिल्ली आए, मुलाकात किए, लौटते ही उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई और वो अपने पैतृक निवास सतारा चले गए। वहां मीडिया वालों ने जब उनको घेरा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर हो गया है। वो कल लौट के आए हैं, संडे इवनिंग में शायद लौटे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इस बीच अजीत पवार दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए हैं या फिर निकलने वाले होंगे। आज दिल्ली में शाम तक वो पहुंचने वाले हैं। देखते हैं माहौल क्या बनता है, कैसे होता है, कौन बनता है। जैसे कि एक आप देखते होंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, करोड़ों का जो करोड़ जिसमें होता है ना, जो खेल एक है ऑनलाइन गेम, कौन बनेगा डैश, उसी तरह से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम चलते हैं अपने सुभाष जी से ही जानते हैं। सुभाष जी बताइए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कब देखिए, बनेगा? मुख्यमंत्री का जो नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का ही नाम अब तक है, और उसमें देरी क्यों हो रही है ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जमीन पे जो हकीकत है उसके मुताबिक एक ऐसा बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इन्होंने ये अड़िग है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और मुख्यमंत्री नहीं बनना है तो कम से कम होम मिनिस्ट्री उनको चाहिए। तो ये वो मांग पे अड़े हुए हैं। हालांकि जैसे रामदास अठावले इन्होंने कहा था कि अगर या एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे तो अजित पवार को साथ में लेके सरकार बना सकती है बीजेपी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी। और दूसरी तरफ राज्यपाल महोदय भी बहुत ही शांत सुस्त बैठे हुए हैं। अगर बाकी कोई दूसरी पार्टी होती तो अब तक उनको 2-3 बार बुलावा आ जाता राज्यपाल का, लेकिन राज्यपाल ने, जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 132 सीटें उनके पास है 288 में से, उनको भी अभी तक न्योता नहीं दिया है। यानी ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो भी काम नहीं कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कुछ फैसला अभी तक नहीं ले पा रहे। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। आज विधायक दलों, बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होने वाली थी, वो भी टाल दी गई है। अब बताया जा रहा है कि वो 4 तारीख को होगी, लेकिन ये आधिकारिक रूप में किसी भी विधायक को अभी तक फोन गए नहीं है कि 4 तारीख को आपको आना है। तो 5 तारीख का जो एक मुहूर्त दिया गया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा, वो कैसे होगा ये पता नहीं है। लेकिन वहां पर आजाद मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंडप और बाकी जो चीजें हैं पंडाल वगैरह डालने की, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये अभी तक की जानकारी है। दूसरी तरफ अजित पवार गुट इन्होंने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी के फैसले से सहमत होंगे, जो भी फैसला होगा वो। एकनाथ शिंदे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात अजय जी कही थी जब वो अपने गांव में थे। उन्होंने कहा कि जनता के हृदय में अभी भी मैं ही मुख्यमंत्री हूं। यानी जी उन्होंने ये बोल के ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा अभी तक छोड़ा नहीं है। एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और कहते हैं कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहेंगे वो हमें मंजूर है। दूसरी तरफ वो इस तरह के दावे करते हैं, उसके उनके जो नेता जो है वो भी इसी तरह करते हैं कि हमें तो मंजूर है जो भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहेंगे, लेकिन हमारी ये मांगे हैं। तो गृह मंत्री पद नहीं देना चाहती बीजेपी एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उनको एक आशंका यह है कि शायद गृह मंत्री पद का उपयोग करके सरकार बदलने में या फिर
भीतराघात करने में कोई कांड हो सकता है और उससे वो बीजेपी बचना चाहती है। एक और मुद्दा सामने आया है कि एक बड़े वरिष्ठ नेता, मतलब एकनाथ शिंदे के गुट के वरिष्ठ नेता, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे जी केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, ना ही उप मुख्यमंत्री बनेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। यानी कि आपस में तो ये मिलते ही होंगे। ये कहलवाना चाह रहे हैं कि नथिंग लेस देन द सीएमशिप इज एक्सेप्टेबल। और दूसरी तरफ संघ सुना के बड़ा परेशान है और गुस्से में है भारतीय जनता पार्टी कि भैया 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, हमने जितवाया आपको, हमारे कारण आप इस बार हम एक्टिव हुए तो आप सक्रिय हुए तो आपको वोट मिल गया, और आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आमतौर पे जात पे जा रहे हैं, जातीय समीकरण देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। संघ इस पे शायद गुस्से में है। इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस इनके जो समर्थक है वो नाराज है, लेकिन वो खुलकर बोलने से परहेज करते हैं, क्योंकि बीजेपी का आज का जो माहौल है उसमें जो शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलेगा वो राजनीति से बाहर हो जाएगा, ये तो तय है। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस का गुट कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन हालांकि उनका यही कहना है कि चीफ मिनिस्टरशिप के लिए लायक जो उम्मीदवार है वो देवेंद्र फडणवीस भी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये पूरा जो चुनाव है वो लड़ा गया और सबसे ज्यादा जो मीटिंग्स की गई, रैलीज की गई, वो देवेंद्र फडणवीस इन्होंने की। जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, हालांकि वो इन कंफर्मेशन विद अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनके साथ थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जो किया गया जमीन पे वो देवेंद्र फडणवीस इन्होंने किया गया। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस ये प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बीजेपी में भी उनको कोई वैसा विरोध नहीं है। हालांकि जिस तरह से देरी लगाई जा रही है शीर्ष नेतृत्व द्वारा बीजेपी के, उससे कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के मन में ये भी आशंका अभी पनप रही है कि क्या फडणवीस के बजाय दूसरा कोई नाम आगे लाना चाहती है क्या, क्योंकि अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन जो है वो देखने की कोशिश पूरा अमित शाह इन्होंने की। अमित शाह ने जो आशीष शेलार है, जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको भी बुलाया था दिल्ली में और उनसे भी मशवरा किया था। तो अलग अलग मराठा, ओबीसी, इनको क्या अगर हम उनका उस समाज का मुख्यमंत्री बनाते तो क्या होगा, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। सबसे ज्यादा अजय जी बात यह है कि कुछ ही दिनों बाद मराठा आरक्षण के खिलाफ फिर से एक बार आंदोलन शुरू होने जा रहा है। और मराठा आरक्षण का जो मुद्दा लेकर मनोज जरांगे पाटिल, ये जो एक्टिविस्ट उतरे हैं मैदान में, उनका एक और एकमात्र लक्ष्य सिर्फ देवेंद्र फडणवीस है। उनका यह मानना है कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला, इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस ही कारण है। और वो मराठा समाज एक तरह से बात यह कर रहा है कि हमने चुनाव में पार्टी न देखते हुए आपको वोट किया है, बीजेपी को वोट किया है, तो हमारा भी ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो तुरंत उस पर फैसला आना चाहिए। और उसमें उनको लग रहा है कि फडणवीस एक रोड़ा है उसमें, और इसलिए वो फडणवीस को नहीं चाहते चीफ मिनिस्टरशिप पे। अब इसके बारे में अमित शाह या नरेंद्र मोदी विचार करेंगे क्या, ये एक सवाल है। या फिर बाकी सब ताक में रखते हुए, जिस तरह से उन्होंने 2014 में पूर्ण सपोर्ट किया था देवेंद्र फडणवीस को, वैसा कुछ माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों नेता कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि अंदरूनी बातें क्या हो रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में ये पूरा जो वातावरण है, उससे उनको एक लग रहा है कि इतना भारी बहुमत मिलने के बावजूद अगर शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के रूप में अगर कोई फैसला नहीं ले रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, उसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। देखिए, एक बात ये भी आती है कि मतलब कहने का कि नितिन गडकरी जी ही काफी हैं इन लोगों के लिए महाराष्ट्र में एक स्ट्रॉन्ग फेस। क्या ये केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा महाराष्ट्र में प्रबल या स्ट्रॉन्ग फेस देना चाहेगा देवेंद्र फडणवीस के रूप में? क्योंकि एक तो नितिन जी ही ने इनसे नहीं संभल रहे हैं, और फडणवीस जी आ गए तो लेने का देना ना पड़ जाए। शायद ये भी एक कारण हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व का, और शायद मराठा इशू पे वो खेल जाएं शिंदे जी के साथ। आपका क्या है कहना इस पे?
2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, उस चुनाव में प्रचार के दौरान कुछ देवेंद्र फडणवीस इनके समर्थकों ने बैनर्स लगाए थे कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। तो ये जो बात है वो खल गई थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनको। तो जो बाद में उनका जो डिमोशन हुआ मुख्यमंत्री पद से उप मुख्यमंत्री पद पर जो डिमोशन हुआ, बताया जा रहा है कि उसके पीछे ये जो बैनर्स या पोस्टर लगाए गए थे, ये कारण हो सकते हैं। और इसीलिए अगर एक हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें, तो अगर 2029 में प्रधानमंत्री पद पर मोदी इनके बजाय अगर अमित शाह बनना चाहेंगे, तो उनके लिए कंटेंडर कौन होगा? उनके लिए सामने जो विरोधी होगा, जो उम्मीदवार होगा, वो कौन होगा? वो ये हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री अब अगर इस बार उनको बनाया गया, तो पावरफुल स्टेट का मुख्यमंत्री है, आरएसएस का सपोर्ट है, और पूरी जो इंडस्ट्रियल लॉबी जो है महाराष्ट्र की, वो सपोर्ट उनको मिलेगा, जाहिर है। तो इसलिए वो कंटेंडर बन सकते हैं, वो उम्मीदवार बन सकते हैं, और शायद ये भी बात ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस इनके पर काटने की तैयारी तो नहीं हो रही है, ये भी आशंका जताई जा रही है इस पीछे। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस इनके नाम पर सहमति थी सबको, और 25 नवंबर को ही उनका शपथ ग्रहण या विधायक दल का नेता चुनना तय था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके बाद इतने दिन ये पूरी जो चर्चा है या फिर फैसला लेने का जो पूरा मामला है वो आगे चला गया है। अजय जी, देखिए, 2 ऑब्जर्वर तो अपॉइंट कर दिए गए हैं, जैसे कि खबर आ रही है निर्मला सीतारमन और विजय रूपानी गुजरात के, इन दोनों को अपॉइंट किया गया है वहां के विधायकों से बात करके कौन होगा विधायक दल का नेता, कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तो इन्होंने कर दिया। पर अभी इनका डेट नहीं आया है कि कब ये मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आज होने वाला था, वो 4 हो गया। उनके आपके भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट चीफ हैं, उनका कहना है कि 5 तारीख को हम ओथ ले लेंगे। 5 तारीख को मतलब मुख्यमंत्री का ओथ हो जाएगा। और आप ही कह रहे हैं कि मंडप सज गया, ढोल मजीरे तैयार हैं, घोड़ा तैयार है, पर दूल्हा गायब है। कौन होगा दूल्हा ये पता नहीं है, और शादी की तैयारी हो रही है। तो देखते हैं शादी कैसी होती है। लेकिन शादी की तैयारी हुई, लेकिन ये कौन होगा, दूल्हा कौन होगा, ये तय नहीं। तो इंटरेस्टिंग आप चीज कुछ कह रहे यहाँ थे। पे महाराष्ट्र में हो रही, जी बताइए। तो मेरा कहना है कि दूल्हा कौन होगा ये तो पता चलेगा 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, पता नहीं, ये समय ले रहे हैं, क्योंकि 132 230 में 132 शायद, कभी कहते हैं ना कि आपका खुद का दिमाग घूम जाता है इस अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्डेड लैंडस्लाइड विक्ट्री। कभी कभी को कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो कहते हैं ना गड़बड़ा जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया भारतीय जनता पार्टी इसी सोच में तो नहीं पड़ी हुई है कि कहां से आ गया इतना, पहले इसको समझ लें फिर मुख्यमंत्री समझेंगे। खैर, दूसरा एक मुद्दा, बहुत स्ट्रांग मुद्दा जो महाराष्ट्र में है इस चुनाव के रिजल्ट्स के बाद, महायुति के 230 सीट्स मिलने के बाद और भारतीय जनता पार्टी 132, एकनाथ शिंदे 57, 47 टू 41 टू अजीत पवार। जो एस.वाई. कुरैशी का आपने देखा होगा, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो रियल टाइम प्रोविजनल जो काउंटिंग का ये वोटिंग का परसेंटेज आता है 5 बजे जिस समय वोटिंग खत्म होता है, 17 सी पे सब साइन करते हैं और उसी समय एक नंबर्स आ जाता है जो कि था करीब 55 से समथिंग परसेंट का था, आप बेहतर बता पाएंगे। और नेक्स्ट डे वो 67% आ गया, यानी 12 से 13% का इजाफा। अभी एक सीपीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी 6% हाँ जी, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं सीपीएम के, उन्होंने भी ईसी को लिखा है, इलेक्शन कमीशन को, कि 73 लाख वोट, शायद 73 लाख वोट एक्स्ट्रा कहाँ से आए, कैसे अरेंज हुए, रातों रात कहाँ से आ गए। तो ये मामला क्या वहाँ अगाड़ी उठा रहा है, अगाड़ी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा, क्योंकि महायुति का जीत पे तो तरह तरह की बातें हो रही होंगी, ये भी मुद्दा उठा है क्या महाराष्ट्र में, क्या बताएं, आपका क्या कहना है? 4 जगह पे लोगों ने एप्लीकेशन डाले हैं चुनाव आयोग को कि वो वीवीपैट के जो चिट्ठियां हैं
उनका उनकी काउंटिंग कराना चाहती है और उसके लिए प्रशासन जो है उनको कोई जो जिला प्रशासन है उनको कोई पता नहीं है, तो उन्होंने ये सारी चीजें चुनाव आयोग जो है उनको सौंपी है कि भैया इसके बारे में हमें आप गाइड कीजिए। तो उसके बारे में उनको बोला गया कि पैसे जमा कर दीजिए, क्योंकि वो पैसे भी भारी रकम होती है। कितने आपको करने हैं, काउंटिंग कितनी करनी है, कितने वीवीपैट मशीन्स की काउंटिंग करनी है, इसके ऊपर निर्भर होता है, और कौन से बूथ में करना है इसके ऊपर निर्भर होता है। तो लोगों ने 40-40 लाख रुपए तक भरने के लिए लोग तैयार हैं और उन्होंने वैसे एप्लीकेशंस किए हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिया नहीं गया है। दूसरा मैं उदाहरण आपको दूं, लोकसभा चुनाव में जो अहमदनगर सीट है, जहां पर विखे पाटिल जो एक बड़ा घराना है, मराठा घराना है, और राधाकृष्ण विखे पाटिल के पुत्र सुजय विखे पाटिल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे उसके पहले, तो उनकी हार हुई। उसके बाद उन्होंने पैसे वहां पे जमा किए, तकरीबन 46 लाख के आसपास उन्होंने पैसे जमा किए और रिकाउंटिंग की उन्होंने मांग की है। जो वीवीपैट के जो चिट्ठियां उनकी रिकाउंटिंग की मांग की है, अभी तक उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यानी पक्ष बीजेपी के उम्मीदवार हो या फिर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हो, चुनाव आयोग वीवीपैट की चिट्ठियां जो है उसको काउंट करने के लिए या फिर से रिकाउंटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार दिख नहीं रही है। और पृथ्वीराज चव्हाण इन्होंने एक बयान भी दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि ये सारी जो तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ हो सकती है और इसीलिए ये तैयार नहीं है। तो चुनाव आयोग को खुलकर सामने आना होगा और जिस तरह से वीवीपैट के बारे में जो प्रोविजन है कि फिर से रिकाउंटिंग हो सकती है पैसे भर के, तो लोग पैसे भरने के लिए तैयार है और वहां पे आपको परमिशन देनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ईवीएम के बारे में जो बार बार हमेशा चर्चा होती रहती है कि जो दल जीत गया वो खुश होता है, जो हार गया वो ईवीएम पे अपना सारा ठिकरा फोड़ देता है। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए अब चुनाव आयोग को पहल करनी चाहिए और ये जितना जल्दी होगा उतना ही लोगों का डेमोक्रेसी पे या इस सिस्टम पे विश्वास अच्छा रहेगा। अच्छा, ये क्या एक मामला है सुप्रीम कोर्ट में आज आया था और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है कि हर बूथ पर जो मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए गए थे, वोटर्स कैप, और काफी जैसे जनहित याचिका जो दायर किया गया था उसमें ये कहा गया कि ये पुराना है, महाराष्ट्र इलेक्शंस के पहले का था, इसमें था कि वोटर्स कैप बढ़ा दिए गए क्योंकि लोगों की भीड़ थी, भीड़ में जो SC ST या OBC या गरीब तबके के लोग हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो हम कैप बढ़ा देते हैं। जैसे कि जो एक फिक्स रहता है कि इतने वोटर्स यहाँ हैं, उस कैप को AC ने एक्सटेंड किया। इस पे सुप्रीम कोर्ट का आया है। इस पे कोई आपको इस पे आपने देखा है ये खबर? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो 6% वाला जो मामला है, अचानक से वृद्धि हो गई है, इसको लेकर काफी महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है। उसमें मैं आपको एक बताऊं कि हमेशा चुनाव आयोग क्या करता था कि जब भी विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव होते थे, उसके बाद महाराष्ट्र में ये अब तक परंपरा रही है कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वो मुख्य चुनाव अधिकारी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। चुनाव जैसे ही वोटिंग खत्म हो जाता था उसके बाद 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाता था, उसके बाद 8, साढ़े 8, 9, कभी कभार 10 बजे भी मैं खुद वहां पे गया हूँ और मैंने रिपोर्टिंग की है। वहां पे चुनाव आयोग की एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वहां पे वो सारी जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो और जो बड़े शहर है उनमें कितना परसेंटेज हुआ है इसके बारे में वो बताते थे। और हालांकि कम ज्यादा उसका 1 या 2% होता था बाद में, लेकिन वो एक जो बताते थे वो उतना ही आगे उसमें तब्दीली ज्यादा होती नहीं थी। इस बार क्या हुआ, इस बार महाराष्ट्र विधानसभा का वोटिंग होने के बाद यहाँ के जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा। और एक सिर्फ उन्होंने प्रेस नोट जारी करके उन्होंने पहले कहा कि ये 61% हुआ है और उसके बाद 6% उन्होंने दूसरे दिन बढ़ा दिया और 67% हो गया। तो
67% यानी 6% यानी 73 लाख। तो 73 लाख लोग क्या 6 बजे के बाद उतने लाइन में थे सारे का वोटिंग सेंटर्स में। तो जो वहां पे चुनाव का सिस्टम जो है, वोटिंग का सिस्टम है, उसमें जितने भी वोटिंग करने के बाद करने के जो खत्म होता है तो एक लिस्ट उसको उसकी जो लिस्ट है वो दी जाती है सारे जो पोलिंग एजेंट है उनको, और उसमें कितने लोगों ने कितना वोट दिया इसका पूरा ब्यौरा उसमें होता है। तो ये जो वोटिंग के सेंटर के दौरान की जो चिट्ठियां हैं, वो चिट्ठियां और जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि इतने वोटर्स बढ़े हैं, इसमें मैच हो नहीं रहा है। तो इसके बारे में भी लोगों ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि कोर्ट जो है वो भी चुनाव आयोग के पक्ष में ही बोलता है। अब तक का ये हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे जो फैसले हुए हैं, चुनाव आयोग जो बोलेगा वही सही है, ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसके लिए और कोई तीसरा रास्ता लोगों के पास या उम्मीदवारों के पास नहीं है, और ये चीज जो है वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और चुनाव आयोग ने जहां जहां पे वीवीपैट के बारे में सवाल है या रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है, लोगों ने पैसे भरे हुए हैं, वहां पर तुरंत रिकाउंटिंग होने देनी चाहिए। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर आयोग से कहा है कि आप इस पे जवाब दें, और जनहित याचिका जिन्होंने फाइल किया था इंदु प्रकाश सिंह, उनसे कहा है कि आप इस पे बाकायदा आयोग से फिर एक बार चेक करें। था मामला क्या कि जैसे 1200 किसी मतदान में मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई, और इसके लिए 2 आदेश आए थे अगस्त 2024 में। इस पे इंदु प्रकाश जी का कहना था कि यह मनमाना था, आप ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि वहां भीड़ लग जाती है, लोगों की परसेंटेज नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए हैं, तो हमने तादाद बढ़ा दिया कुछ सेंटर्स पे। खैर, इस पे क्या होता है नहीं होता है ये हम देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो आप और हम दोनों इंतजार करेंगे, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि उस शादी का कार्ड कब आए, यानी कि ओथ का कार्ड कब आए, और दूल्हा जिसमें दूल्हा का नाम हो, जिसमें दूल्हा का नाम। घोड़ा भी परेशान, सही बात, और घोड़ा भी परेशान होगा, सज धज के तैयार है 3 दिन से 8 दिन से कि कौन बैठेगा, सवार कौन होगा। तो अब महाराष्ट्र का सवार कौन होगा, महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनता है, और एकनाथ शिंदे का क्या रुख होगा, और अजीत पवार जो आए हैं आज, वो पर्सनल रीजन से आए हैं या कुछ राजनीतिक कारण है। और आने वाले समय में जैसे सुनने में भी आ रहा है कि शरद पवार के एनसीपी से टूटकर अजीत पवार की तरफ भी लोग आने की मूव कर रहे हैं। पर पहले तो मुख्यमंत्री चुना जाए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में महाराष्ट्र के लिए। जी धन्यवाद सुभाष जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इस तरह के मुद्दों पे आपके पास आते रहेंगे जब तक कि ये शादी पूरी तरह न बना जाए, फिर उसके बाद नए मुद्दे पे जाए। जी नमस्कार।